guys, so welcome back to my YouTube channel. So this is going to be the part third of US Judiciary. हम यूएसए की जुडिशरी के बारे में देख रहे थे. हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट थर्ड ऑफ दैट टॉपिक. ओके, so today we are diving into one of the most important parts of US government, that is the United States federal court system. So how is it structured, what do different courts do, or what makes it so powerful? So let's break it down simply and clearly and let's understand in a most simplest and easiest way possible. Okay, so without wasting any more time, let's get into that. ओके, सो जब हम यूएस की फेडरल जुडिशरी की बात करते हैं तो वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है? पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, जिसमें 3 मेन लेवल्स है. एट द टॉप इज सुप्रीम कोर्ट, इन द मिडल इज फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स एंड एट द बेस इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो हमारी यूएस की फेडरल जुडिशरी है वो एक पिरामिड की तरह है जिसपे 3 मेन लेवल्स है. कौन कौन से? सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, मिडिल में आते हैं हमारे फेडरल कोर्ट्स ऑफ अपील्स एंड बेस पे हमारे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है. एंड इन तीनों लेवल्स के अलावा कुछ और स्पेशल फेडरल कोर्ट्स भी है जो कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए यूज आते हैं. तो आज हम इन्हीं तीनों कोर्ट्स के बारे में, उन स्पेशल कोर्ट्स के बारे में देखेंगे कि क्या सब चीज़ें हैं. सो एज आई टोल्ड यू कि जो पिरामिड है उसकी सबसे टॉप पे आता है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो वैसे तो हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऑलरेडी पार्ट 2 में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया था, बट फिर भी एक बार हम यहाँ पे ब्रीफ में देख लेंगे बिकॉज हम उस पिरामिड के तीनों लेवल्स की बात कर रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हम देखेंगे. ठीक, सो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द यूएस जुडिशियल सिस्टम. सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा यूएस जुडिशियल सिस्टम में? दैट इज सुप्रीम कोर्ट. एंड इसके पास ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन दोनों है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब क्या होता है? जहां पर केसेस डायरेक्टली सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं एंड ये कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें किस टाइप के केसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अगर स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो गया, यूएस के किसी 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, या फिर कोई फॉरेन कंट्री एंड यूएस के किसी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो डायरेक्टली सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट ही उन केसेस को हैंडल करता है. वेरेज एपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब क्या हुआ कि जहां पर कोई भी केस सबसे पहले लोअर कोर्ट्स के पास जाता है एंड धीरे धीरे अगर वो चीज़ सॉल्व नहीं होती है तब वो जाके सुप्रीम कोर्ट के पास ट्रांसफर होता है. ठीक है, मतलब वो एक स्टेप बाय स्टेप लेडर चढ़ता है. ठीक है, सबसे पहले लोअर कोर्ट्स के पास जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रही है तो धीरे धीरे फिर किसके पास जाएगा? लास्ट में सबसे हाईएस्ट कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल हुआ कि वो जो भी लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस है उसे रिव्यू करता है. ठीक है, और स्पेशली कौन से डिसीजन? कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के जो भी डिसीजंस होते हैं उन्हें वो रिव्यू करता है. तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बात करी. अब आता है यहाँ पर कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 9 जजेस होते हैं जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं विथ सीनेट अप्रूवल. सीनेट के अप्रूवल के साथ जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उन 9 जजेस को. ठीक है, अब यहाँ पे सीनेट इज द अपर हाउस ऑफ द यूएस लेजिस्लेचर. यूएस लेजिस्लेचर का अपर हाउस है दैट इज सीनेट. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर सीनेट के अप्रूवल के साथ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल अथॉरिटी की पावर होती है, मतलब जो फाइनल डिसीजन होगा वो जो है सुप्रीम कोर्ट का ही होगा. एंड जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया उसे आप फर्दर अपील के लिए नहीं भेज सकते. उन डिसीजंस को अपील नहीं किया जा सकता फर्दर बिकॉज द फाइनल डिसीजन इज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है. नाउ उस पिरामिड में हमने देखा था मिडिल पे आते हैं दैट इज फेडरल कोर्ट्स ऑफ अपील्स, तो जिन्हें सर्किट कोर्ट्स भी कहा जाता है. इनको 1891 में क्रिएट करा गया था. तो यहाँ पर 13 कोर्ट्स ऑफ अपील्स होते हैं जिसमें से 12 जो कोर्ट्स होते हैं वो रीजनल होते हैं जिन्हें सर्किट्स बोला जाता है, एंड एक जो कोर्ट होता है वो नेशन वाइड अपील्स को हैंडल करता है ऑन स्पेशलाइज्ड इश्यूज. मतलब 12 जो कोर्ट है वो पर्टिकुलर रीजन से डील कर रहे हैं, वेरस केवल एक कोर्ट ऐसा है जो कि नेशन वाइड अपील्स जो है उससे हैंडल करता है. बट वो जो इश्यूज होते हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड इश्यूज होते हैं, मतलब कुछ स्पेशल इश्यूज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर इश्यूज होते हैं जिसपे ही वो नेशन वाइड अपील को हैंडल करता है. ठीक है, तो ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या करते हैं? अपील को हैंडल करते हैं. यहाँ पे कोई भी नई ट्रायल्स नहीं होती है, फिर से कोई नई सुनवाई टाइप नहीं होती है. ठीक है, केसेस आर यूजुअली हर्ड बाय 3 जजेस. तो यहाँ जो केसेस होते हैं उनको यूजुअली 3 जजेस मिलके सुनते हैं. ठीक है,
एंड वो बस केवल ये डिसाइड करते हैं कि जो लॉ है वो करेक्टली अप्लाई हुआ था या नहीं हुआ था ट्रायल कोर्ट के अंदर, तो वो चीज़ ही केवल वो चेक रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने बात करी अबाउट द फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स, जिन्हें सर्किट कोर्ट्स भी कहा जाता है। एंड ये कुछ 13 कोर्ट ऑफ अपील्स होते हैं, जिसमें से 12 रीजनल होते हैं एंड एक ऐसा कोर्ट होता है जो कि नेशन वाइड अपील को हैंडल करता है। एंड यहाँ पर जो केसेस है वो 3 जजेस के द्वारा सुने जाते हैं एंड ये केवल ये डिसाइड करते हैं कि जो लॉ है वो करेक्टली अप्लाई हुआ था या नहीं हुआ था ट्रायल कोर्ट के अंदर। नाउ कम्स द थर्ड कोर्ट विच मेक्स द बेस ऑफ द पिरामिड, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ट्रायल कोर्ट्स भी कहा जाता है एंड देयर आर 94 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अक्रॉस द यूएस में 94 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है एंड वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्रिमिनल एज वेल एज सिविल केसेस दोनों हैंडल करते हैं। ठीक है, एंड जितने भी फेडरल केसेस होते हैं वो सब यहाँ पे ही स्टार्ट होते हैं एंड ये जो कोर्ट्स है इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। दैट मीन्स ये क्या करते हैं, फुल ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं एविडेंस और विटनेसेस के साथ, मतलब सारे सबूत और विटनेस के साथ जो है ये फुल ट्रायल कंडक्ट करते हैं। और यहाँ के जो जजेस होते हैं उन्हें लाइफ टाइम के लिए जो है अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट एंड अप्रूव्ड बाय द सीनेट। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस को फॉर द लाइफ टाइम एंड अप्रूव कौन करती है, तो अप्रूव सीनेट करती है, दैट इज द अपर हाउस ऑफ यूएस लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ पर जूरी ट्रायल्स हो सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, जो अभी अपन ने इससे पहले वाले कोर्ट देखे थे दैट इज फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स, वहाँ पर जूरी ट्रायल्स नहीं होते हैं और वी कैन से वहाँ पर जूरी का यूज नहीं होता है। जूरी बेसिकली क्या होता है, कुछ और ग्रुप ऑफ जजेस, कुछ और 4 to 5 जजेस जो कि क्या करते हैं, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं दैट वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट। तो वो चीज़ यहाँ पर हमने बात करी। तो यहाँ पर जूरी ट्रायल्स हो सकते हैं, वेयरएज जो फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स थे वहाँ पर जूरी का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको जूरी का मतलब समझ में आया। कुछ बेंच ऑफ जजेस या फिर कुछ ग्रुप ऑफ जजेस जो कि क्या करते हैं, मेन जजेस के साथ मिलके ये डिसाइड करते हैं कि जो पर्सन है जिसे अक्यूज करा गया है वो गिल्टी है या नहीं है, वो चीज़ वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के वर्डिक्ट से कोई भी पार्टी अगर अनहैप्पी है, पार्टी मतलब यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है, मतलब वो पार्टी जिसने केस फाइल किया है, मतलब कोई पर्सन अगर अनहैप्पी है विद द वर्डिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट ऑफ अपील को जो है अपील कर सकते हैं। बिकॉज सबसे लोअर कोर्ट में कौन आ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गए, तो वो अपने से हायर कोर्ट में जो है अपील कर सकते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। नाउ अब आते हैं कुछ स्पेशल फेडरल कोर्ट्स। ये तो हमने उस पिरामिड के 3 मेन लेवल्स की बात कर ली। अब मैंने बोला था कि कुछ स्पेशल फेडरल कोर्ट्स भी है जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस को जो है हैंडल करते हैं। एंड इन स्पेशल फेडरल कोर्ट्स को जो है कांग्रेस मतलब यूएस की जो लेजिस्लेचर है उसने कहीं ना कहीं स्टैब्लिश किया था अंडर आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 1 लेजिस्लेटिव कोर्ट्स की बात करता है ना, आर्टिकल 3 जुडिशियल कोर्ट्स की बात करता है। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। अब कौन कौन से स्पेशल फेडरल कोर्ट्स है, तो कस्टम कोर्ट्स, टैक्स कोर्ट, कोर्ट ऑफ मिलिट्री अपील्स। तो अगर मैं कस्टम कोर्ट्स की बात करूं तो इन्हें 1890 में स्टैब्लिश करा गया था। ये जो भी टैरिफ एंड कस्टम से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी वाद विवाद होते हैं, उन्हें हैंडल करते हैं। एंड यहाँ पर भी जजेस को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट बट विद द सीनेट्स अप्रूवल। ठीक है, एंड वैसे ही हमारे नेक्स्ट कोर्ट आते हैं स्पेशल फेडरल कोर्ट की, दैट इज टैक्स कोर्ट, जिसे 1942 में स्टैब्लिश करा गया था। एंड ये वो केसेस सुनते हैं जिसमें फेडरल टैक्स डिस्प्यूट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वो सारे केसेस कौन हैंडल करता है, टैक्स कोर्ट हैंडल करते हैं। एंड अगर कोर्ट ऑफ मिलिट्री अपील्स की बात करूं तो इन्हें 1950 में क्रिएट करा गया था। तो ये जो कोर्ट है वो कोर्ट मार्शल्स की अपील को रिव्यू करते हैं। तो ये हमने बात करी इन द कोर्ट ऑफ मिलिट्री अपील्स। नाउ फोर्थ आते हैं हमारे कोर्ट ऑफ कस्टम्स एंड पेटेंट अपील्स, जिसे 1910 में क्रिएट करा गया था, मतलब 1910 में क्रिएट करा गया था। एंड ये अपील सुनते हैं फ्रॉम द कस्टम कोर्ट एंड पेटेंट ऑफिस। जो भी केस कस्टम कोर्ट एंड पेटेंट ऑफिस में डील करे गए हैं, हैंडल करे गए हैं, तो उसी केस को आगे रेफर किया जाता है टू द कोर्ट ऑफ कस्टम एंड पेटेंट अपील्स। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, अपील सुनते हैं फ्रॉम द कस्टम्स कोर्ट एंड पेटेंट ऑफिस। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पेशल फेडरल कोर्ट्स में, दैट इज टेरिटोरियल कोर्ट्स, जो कि यूएस टेरिटरीज में सेटअप करे गए थे। और ये फेडरल एंड लोकल मैटर्स दोनों को हैंडल करते हैं। कौन, टेरिटोरियल कोर्ट्स। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। तो ये कुछ स्पेशल फेडरल कोर्ट्स थे जिनके बारे में हमें ज्यादा जानना जरूरी नहीं, जिनके बारे में अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर आप इतना भी लिखते हो, उनके नेम्स भी लिख देते हो ना, देन दैट इज मोर देन इनफ। और मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली बीए एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। ठीक है,
बट हमने यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स इंक्लूड करें कि इनको कब क्रिएट करा गया था, ये क्या रिव्यू करते हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। अब जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है, वैसे तो हमने बहुत बार कवर कर लिया दैट इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड सीनेट अप्रूव करती है ना। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ है कि जितने भी फेडरल जजेस होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हो, अपील वाले के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड सीनेट जो है अप्रूव करती है एंड ये लाइफ टाइम के लिए जो है सर्व करते हैं अनलेस दे रिजाइन और रिमूव्ड वाया इम्पीचमेंट, ठीक है। या तो वो रिजाइन कर दे तो वो हट जाएंगे या फिर इम्पीचमेंट के थ्रू उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। एंड ये इम्पीचमेंट पावर किसके पास होती है, ये इम्पीचमेंट पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, यूएस प्रेसिडेंट के पास है ये इम्पीचमेंट पावर। इम्पीचमेंट मतलब बेसिकली रिमूव कर देना जज को, तो वो चीज यहाँ पर हमने बोली, ठीक है। एंड जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट सेनेटोरियल कर्टसी का रूल फॉलो करती है। सेनेटोरियल कर्टसी मैंने आपको पार्ट 2 में भी बताई थी दैट व्हाट इज सेनेटोरियल कर्टसी। इस पे 2 मार्कर का क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, सो प्लीज सेनेटोरियल कर्टसी की डेफिनेशन अच्छे से देखे जाना फॉर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेनेटोरियल कर्टसी मतलब क्या होता है, जहां पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सेनेटर्स के साथ कंसल्ट करते हैं। सेनेटर्स मतलब सेनेट के मेंबर्स, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या बोला कि प्रेसिडेंट जो है सेनेटर्स को कंसल्ट करते हैं फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट बिफोर फाइनलाइजिंग द अपॉइंटमेंट, कि प्रेसिडेंट किसी भी जज को अपॉइंट करे, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के जज को अपॉइंट करे, तो उससे पहले जो है सेनेटर का अप्रूवल लिया जाता है फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट बिफोर फाइनलाइजिंग द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट करने से पहले उस कंसर्न स्टेट से सेनेटर का अप्रूवल लिया जाता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जज। तो ये स्पेशली किस में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होता है। सो नाउ हियर इज अ क्विक मेमोरी ट्रिक जिससे आप लर्न कर सकते हो। जैसे कि हमने पिरामिड के अकॉर्डिंग रखा था, तो सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन फेडरल कोर्ट्स ऑफ अपील, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। एंड जो साइड ब्रांचेस थी या फिर जो स्पेशल फेडरल कोर्ट्स थे वो कौन कौन से थे, तो टैक्स कोर्ट, मिलिट्री अपील्स, कस्टम कोर्ट्स, पेटेंट अपील्स, टेरिटोरियल कोर्ट्स। तो ये सारे जो हो गई साइड ब्रांचेस या स्पेशल फेडरल कोर्ट्स हो गए, ठीक है। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे बात करी। नाउ कम्स द कंक्लूजन। अच्छा, आप कभी भी कोई भी आंसर लिखते हो तो 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, हर आंसर का इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होना मस्ट होता है, ठीक है। कि उस आंसर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिसमें आप डिफाइन कर रहे हो किसी चीज़ को, उसके बारे में थोड़ा बता रहे हो, ठीक है। फिर मेन फीचर्स तो इंपॉर्टेंट होते ही है एंड ऑफकोर्स वो तो आप लिखते ही हो, ठीक है, जो भी मेन पार्ट है या मेन बॉडी है। एंड फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और होता है कंक्लूजन। तो ये चीज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आंसर में। So while writing answers, do remember introduction and conclusion is must. Of course main body तो है ही, वो तो mandatory है ही, but लेकिन बहुत बार क्या होता है लोग introduction and conclusion को skip कर देते हैं, direct answers लिखते हैं। So इस वजह से introduction and conclusion is must, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। नाउ अगर हम यूएस फेडरल जुडिशरी का कंक्लूजन देखें तो एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड है और एक हायरार्कियल सिस्टम है। जैसे हमने हायरार्की देखी ना, एक पिरामिड शेप में देखा, ठीक है, जो कि इंश्योर करती है जस्टिस एट ऑल लेवल्स, चाहे वो इस लेवल पे हो, इस लेवल पे हो या इस लेवल पे हो, वो तीनों लेवल्स पे जो है इंश्योर क्या करती है, जस्टिस इंश्योर करती है। और ये जो सेपरेशन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का अलग, अपील्स कोर्ट अलग, सुप्रीम कोर्ट अलग, ये हेल्प करते हैं एफिशिएंट केस मैनेजमेंट में, कि केस जो है बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर पाए एंड जुडिशियल रिव्यू अच्छे से कर पाए। तो उसमें ये बहुत हेल्प करते हैं द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। एंड ये जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं ये क्या करते हैं, ये जितने भी टेक्निकल और यूनिक मैटर्स होते हैं उन सबको हैंडल करते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि जो अमेरिकन लीगल सिस्टम है वो कितना फ्लेक्सिबल है एंड कितना स्पेशलाइज। तो उन्होंने बेसिकली वर्क को ईजी करने के लिए, एफिशिएंट करने के लिए क्या करा है, कोर्ट्स को डिवाइड कर दिया into the 3 मेन लेवल्स। एंड उसके अलावा कुछ स्पेशल और यूनिक मैटर्स के लिए उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टू हैंडल दोज टेक्निकल एंड यूनिक केसेस। सो दैट रैप्स अप द यूएस जुडिशरी हियर। सो यहाँ पर हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में यूएस जुडिशरी को कंप्लीट कर लिया। इन केस फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं या कोई भी क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनीथिंग, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी, नहीं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। But the most important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.